स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर है जल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जल की आवश्यकताएं कहाँ कहाँ है। वैसे तो देखें तो जल के बिना तो अपना जीवन ही संभव नहीं है ना। और जल कहाँ से प्राप्त होता है, फिर इसके बाद वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, और हम देखेंगे बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है, जल चक्र की प्रक्रम कैसे है। इसके बाद हम देखेंगे कि जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। और अगला टॉपिक रहेगा कि अगर बारिश ना हो फिर कैसी स्थिति हो सकती है, और जल को संरक्षित हम कैसे कर सकते हैं ना। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं, समझेंगे इसको। और जैसा कि हम जानते हैं कि जल का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर देखें तो हमारी पृथ्वी को इसलिए नीला ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि 71% भाग जो है इसका जल से घिरा हुआ है, और बाकी जो 29% है वो स्थल भाग है ना, जिसमें इससे 97% महासागर के जल और बाकी 2 से 3% बर्फ और हिमनद में भूमिगत रूप में जल पाया जाता है। और पीने योग्य पानी कितना है, 0.03% केवल। तो हम समझ सकते हैं कि जल की उपयोगिता कितनी है हमारे जीवन के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जल की आवश्यकताएं क्या क्या है। पहले तो इसमें दिखाया जा रहा है कि जैसे नहाने के लिए हो गया, पीने के लिए जल का प्रयोग करते हैं, कपड़े धुलने के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, कई प्रकार से हम जल का उपयोग करते हैं। और अगर हम अपने दैनिक क्रियाकलाप में देखें तो एक सूची के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे पीने में हमने कितना पानी यूज किया, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, शौचालय में, फर्श साफ करने के लिए। इस प्रकार से हम एक दिन में कितने पानी का यूज कर लेते हैं, इसकी सूची बनाकर हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो जल उपयोग करते हैं, अब ये जल कहाँ से प्राप्त होता है हमें, तो नदियों से मिलता है, झरनों से, तालाबों से, कुओं से, हैंडपंप के माध्यम से इन सभी जल को हम प्राप्त करते हैं। यहाँ दिया गया बुक में कि पृथ्वी का भाग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, और इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है, 97%। और एक स्टोरी के माध्यम से समझाया जा रहा है जल की उपयोगिता को। और ये कविता है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की। ये बोल रहे हैं कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। कि इसके माध्यम से कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि वायु में जल वाष्पन मतलब गर्म करने पर तथा संघनन ठंडा करने पर परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण बोला जाता है। फिर अगर हम देखें एग्जाम्पल के स्वरूप में देखें तो ये प्रक्रम जैसे कि जब हम ठंडी ग्लास है, ग्लास में ठंडा जल है और उस ग्लास के चारों तरफ बूंद बूंद सी हमें दिखाई देती है। तो ये जल की बूंदें क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जल जो है वो भी उसका और मतलब अंदर की तरफ वो ठंडा है पूरा, और उसका बाहरी आवरण गर्म है। तो जिसके कारण से तो ये जो ग्लास है बर्फ युक्त जल से भरी हुई, अब ये बाहर की हवा को ठंडा कर देती है, और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, तापक्रम जो है वो घटता जाता है, और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है वो ठंडी होती जाती है। पौधों द्वारा जल की क्षति समझाया जा रहा है यहाँ पर। सूर्य के प्रकाश और छाया में जल का वाष्पन। फिर आगे बताया जा रहा है कि बादल कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जल कणिकाएं क्या होती हैं। तो जब पर्याप्त ऊंचाई पर वायु जो है वो ठंडी होती है, हमें पता है, और इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बना लेते हैं। ये क्या है, जल कणिका होती है। अब बात आती है कि ये बादल कैसे बनते हैं। तो ये जो छोटी जल कणिकाएं होती हैं ये वायु में तैरती रहती हैं, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ समझाया जा रहा है छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें क्या बोला जाता है, जल कणिका। और फिर ये छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार से बादल बने। वर्षा, फिर इसके बाद वर्षा। अब वर्षा क्या है, देखिए पहले हमने जल कणिका को समझा, फिर बादल का बनना सीखा। अब वर्षा, तो जो बहुत सी जल कणिकाएं जो है ये आपस में एक बड़े अमाप की जल की बूंदें बना देती हैं, और जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो फिर वो नीचे की ओर गिरने लगती है, और इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में या ओले या हिम का रूप में भी गिर सकती हैं।
इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। ठीक है, पुनः महासागरों की ओर। अब हम जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है। जल चक्र। और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्र को क्या बोलते हैं? जल चक्र कहते हैं। बात आती है कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? भारी वर्षा होने से क्या क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगी। फिर बाढ़ आने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे नदियाँ अपना रास्ता बदल देती हैं, झीलों और तालाबों का जलस्तर बढ़ जाता है और खेत, वन, गांव, कई शहर ये जलमग्न हो सकते हैं। फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन को अपार क्षति पहुंच सकती है अगर बाढ़ आ गई तो। फिर अगर वर्षा हो ही ना तब क्या होगा? तब तो सूखा पड़ जाएगा, भौम जल की कमी हो जाएगी, है ना, जल की कमी हो जाएगी। फिर कई फसलों को नुकसान हो जाएगा सूखे की स्थिति में। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण यह घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी, और बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और हम सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। इस प्रकार की लंबी लाइनें हम दे सकते। फिर वर्षा जल का संग्रहण। अब हम वर्षा के जल का संग्रहण कैसे कर सकते हैं? जो बारिश की बूंदें होती है उसको हम अपने छत पर इकट्ठा करके फिर शुद्ध करके उसका हम उपयोग कर सकते हैं, है ना। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। दो तकनीकों का उपयोग उल्लेख किया जा रहा है कि छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रहण कैसे किया जाए। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। फिर जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहाँ से मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। दूसरा विकल्प क्या है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए, तो इससे भौम जल के स्तर में कमी नहीं होगी। हमने कौन कौन से शब्द देखे, जैसे बादल का बनना, संघनन की क्रिया, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम, जलवाष्प चक्र। सारांश देखते हैं। सारांश देखने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर हम सब चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे और हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाता है। तो जल जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम तथा ओले के रूप में गिरती है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्र को क्या बोलते हैं? जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 15, और उसके बाद एक चैप्टर और बचेगा और हम लोग साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम चलेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।